जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस विद गौरव यादव में। देखिए, आज हम जो करने वाले हैं वो है पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये सारे प्रश्न आपको मिलेंगे आरओ, एआरओ, टेट, यूपीएसआई व अन्य सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में। तो आप देख सकते हैं कि पर्यावरण के क्वेश्चंस कितने महत्वपूर्ण हो गए हैं आजकल। आप देखो कि जब कोई आप एग्ज़ाम देते हैं, कोई भी जब आप फॉर्म भरते हैं तो आप उसकी विज्ञप्ति देखेंगे, उसमें जो सिलेबस दिया होगा उस सिलेबस में आप देखना कभी उस सिलेबस में पर्यावरण अलग से मेंशन किया जाता है। पहले पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत ही आ जाता था, लेकिन अब पर्यावरण अलग से मेंशन है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। इसलिए पर्यावरण के ये जो क्वेश्चन हैं ये सभी बड़े महत्वपूर्ण हैं, कई बार आए हुए भी हैं, कुछ नए क्वेश्चन भी हैं। तो आप इन्हें ज़रा ध्यान से करते जाइए। आपको थोड़ा सा टाइम भी मिलेगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए। आप जो चैट करते हैं उस चैट में भी आप इस क्वेश्चन के आंसर लिखते जाइए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान है पहला क्वेश्चन। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? सबने सुना होगा, क्योंकि पहला क्वेश्चन है इसलिए आसानी क्वेश्चन है आपके लिए। और इसका आंसर है 1986। इसका आंसर भी मैंने आपको जल्दी दे दिया। अगले क्वेश्चन में मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, घास स्थलीय परितंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है? घास स्थल में जो संख्या का पिरामिड है वो दोस्तों कैसा बनेगा? आप सोचिए कि जो पिरामिड होगा उसका आधार अगर चौड़ा हो, यानी कि नीचे उसका आधार चौड़ा हो और ऊपर की तरफ वो पतला हो, तो हम क्या बोलेंगे कि वो पिरामिड कैसा है? सीधा पिरामिड है। और अगर वो उल्टा कर दें, यानी कि आधार ऊपर चौड़ा हो जाए और नीचे का हिस्सा क्या हो जाए? पतला, तो हम कहेंगे कि ये पिरामिड कैसा है? उल्टा। तो घास स्थल में दोस्तों पिरामिड बनता है, बताइए बताइए, पिरामिड बनता है। दूसरे का आंसर होगा ए। तो घास स्थलीय परितंत्र में संख्या का पिरामिड बनता है ए। और मैं आपको बता दूं कि घास स्थल में संख्या का ही नहीं बल्कि जीव भार का पिरामिड भी सीधा ही बनेगा। दोनों पिरामिड सीधे ही बनेंगे। घास वन में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है। तो इसका जो सही क्रम होगा दोस्तों, उसमें आप सोचिए कि भाई उत्पादक कौन है, उत्पादक के बाद प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता के बाद द्वितीय उपभोक्ता और फिर तृतीय उपभोक्ता, है ना, या फिर लास्ट में सबसे अपघटक। तो ये क्या है, क्रम लगाना है आपको। तो घास प्राथमिक सबसे पहले उत्पादक है, उत्पादक को खाने वाले प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? हिरण। तो घास, हिरण, हिरण को खाने वाला शेर, और शेर के ऊपर कौन हो सकते हैं? जू। यानी कि इसका आंसर, तीसरे का आंसर सही क्या होगा? ए आंसर। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में, घास स्थलीय तथा वन परितंत्र में जीव भार का पिरामिड होता है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी था कि घास स्थल में जो जीव भार का हो चाहे संख्या का पिरामिड हो, कैसा होता है? सीधा होता है। तो इसका मतलब सिंपल है कि घास स्थल व वन परितंत्र दोनों में ही जो जीव भार का पिरामिड होगा वो कैसा होगा? वो होगा सीधा। तो सदैव सीधा पिरामिड बनेगा, घास स्थल हो चाहे वो वन परितंत्र हो, दोनों में ही। और तो और जीव भार के अलावा संख्या का पिरामिड भी इन दोनों में ही सीधा ही बनेगा। एक तालाब के परितंत्र में जीव भार का पिरामिड होता है। तो दोस्तों इसका आंसर अब क्या होगा? देखिए आप, सीधा, उल्टा, दोनों या कोई भी। तो एक तालाब में आप सोचिए कि जीव भार का पिरामिड कैसा बनेगा, यानी कि उत्पादकों का जो भार होगा वो क्या होगा? वो कम होगा प्राथमिक उपभोक्ताओं से, और प्राथमिक उपभोक्ताओं का भार कम होगा द्वितीय उपभोक्ताओं से। इसका मतलब ये है कि पिरामिड कैसा बन जाएगा? उल्टा। तो एक तालाब के परितंत्र में जीव भार का पिरामिड बनेगा दोस्तों उल्टा। किसी परितंत्र में होते हैं, तो किसी भी परितंत्र में, परितंत्र मतलब किसी भी इकोसिस्टम में किस तरह के कौन कौन होते हैं? तो आप देखिए, उत्पादक भी होते हैं, उपभोक्ता भी होते हैं, अपघटक भी होते हैं, मांसाहारी, शाकाहारी, अपघटक, पौधे, जंतु सभी होते हैं। लेकिन इनमें एक ही ऑप्शन चुनना है हमें। तो जो सही ऑप्शन होगा इसमें दोस्तों वो होगा कौन सा? वो होगा जैविक तथा अजैविक पदार्थ। यानी कि ये जो सभी आप ऊपर ऑप्शन देख रहे हैं ए, बी, सी, ये सारी चीज़ें जैविक और अजैविक पदार्थों का ही रूप है ना। जैसे उत्पादक उपभोक्ता जैविक में ही आते हैं, अजैविक पदार्थ होते हैं हमारे कई प्रकार के। तो किसी भी परितंत्र में दो तरह की चीज़ होती है, एक जैविक होती है, एक अजैविक होती है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, यानी कि छठे का डी हो गया। सातवां देखिए, सातवां क्वेश्चन, कौन सा परितंत्र प्राकृतिक है? ये तो बहुत आसान है, गेहूं का खेत, घास स्थल, आम का बाग, एक्वेरियम। तो आप सोचिए कि प्राकृतिक, प्राकृतिक का मतलब जिसे इंसान ने ना बनाया हो। तो गेहूं का खेत देखो इंसान ही बनाता है, आम का बाग इंसान के द्वारा बनाया जाता है, एक्वेरियम इंसान बनाता है। लेकिन घास स्थल जो है वो घास स्थल क्या है? उस घास स्थल को प्राकृतिक है, यानी कि इंसान नहीं बनाता है। इसका मतलब सातवें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी, घास स्थल। कौन
कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो यहाँ पे इकोलॉजी सिस्टम कौन सा जो है आर्टिफिशियल है? तो आप देखिए, वन इंसान ने नहीं बनाए, घास का मैदान इंसान ने नहीं बनाया, झील प्राकृतिक झील होती हैं, धान का जो खेत है वो इंसान के द्वारा निर्मित है। तो धान का खेत क्या हो गया? कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र, यानी कि 8वें का आंसर हो गया ए। 9वां क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। सबसे ज़्यादा पोषण स्तर किसका होगा? मांसाहारी का, मांस खाने वाले व्यक्ति का नहीं। सर्वाहारी का हो सकता है, अपघटक का हो सकता है। अपघटक यही होते हैं, जैसे अपघटक केचुआ एक अपघटक के तौर पे है ना। बहुत सारे जो जीवाणु होते हैं, छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, वो अपघटक कहलाते हैं। शाकाहारी का हो सकता है उच्चतम पोषण स्तर नहीं। तो आप देखिए 9 का सही आंसर होगा बी, सर्वाहारी, जिसमें शाकाहारी भी और मांसाहारी जो दोनों रूपों में होता है, शाकाहारी भी और मांसाहारी, उसमें उच्चतम पोषण स्तर होता है। 10वां क्वेश्चन देखिए, 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? ये तो बहुत सीधे सीधे आप याद ही कर लीजिए, अगर किसी को याद हो तो बता दीजिए, वरना फिर सीधे आंसर ही बता देते हैं। तो 10वें का आंसर होगा लिंडेमान, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, लिंडेमान लिखा हुआ है। 10वें का आंसर बी। 11वें का, जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा जाता है या उल्टा हो जाता है? ये लिखा हुआ उल्टा हो जाता है। तो जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा हो जाएगा? अभी आपने देखा था, देखिए आप सोचिए, अभी आपने ऊपर भी एक क्वेश्चन देखा था, जीव भार का पिरामिड किस में उल्टा हो जाएगा? आप सोचिए कि एक तालाब में, आप अगर किसी तालाब में हैं तो उस तालाब में आप देखिए कि जो फ्लाई प्लैंक्टन होंगे, जो छोटे छोटे शैवाल होंगे, उनका भार कम होगा, उनसे ज़्यादा भार होगा छोटी मछलियों का, फिर उनसे ज़्यादा भार होगा बड़ी मछलियों का, है ना। तो इसका मतलब आधार क्या होगा? पतला, और उसका जो ऊपरी हिस्सा होगा वो चौड़ा हो जाएगा। इसका मतलब पिरामिड कैसा बन जाएगा? उल्टा। तो उलट जाता है किसमें? तालाब में। तो 11वें का आंसर होगा बी। फिर 12वां देखते हैं, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो आप सोचिए कि सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब जिसमें मनुष्य का आवागमन बहुत कम है ना। तो वहाँ का इकोलॉजी सिस्टम क्या होगा? सबसे ज़्यादा स्थायी होगा। आप मरुस्थल देखिए, स्थिति बहुत ख़राब रहती है, प्राकृतिक आपदाएं भी होती हैं, मनुष्य की आवाजाही भी काफ़ी रहती है मरुस्थल में, पर्वतों पे, वन तो वैसे भी काट दिए मनुष्य ने ज़्यादातर। तो सबसे ज़्यादा स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होगा? 12वें का आंसर होगा सी, यानी कि महासागर सर्वाधिक स्थायी, है ना, स्टेबल इकोलॉजी सिस्टम होते हैं। 13 का आंसर देखिए, धरातल का कितना प्रतिशत भाग अवसादी चट्टानों से आच्छादित है? अवसादी शैल आप जानते हैं 3 प्रकार की शैल होती हैं, आग्नेय शैल होती हैं, अवसादी शैल होती हैं और रूपांतरित शैल होती हैं। तो जो अवसादी शैल हैं उनसे पृथ्वी ज़्यादा ढकी हुई है या ज़्यादा आच्छादित है, और इसकी जो मात्रा है वो है लगभग 3/4। तो 13 का आंसर होगा सी, यानी कि 3/4 का मतलब कि लगभग ये 70-75% के आसपास अवसादी चट्टानों से हमारी पृथ्वी क्या है? आच्छादित है। 14वां क्वेश्चन देखिए, वह प्रजाति जिसका प्रभाव पारिस्थितिकी तंत्र या समुदाय पर क्रांतिकारी व प्रभावकारी होता है उसे कहते हैं। आप देखिए कि किसी भी स्थल पर हों आप कहीं भी, तो वहाँ पर जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उनमें कई ऐसी प्रजातियाँ होती हैं जो उस वातावरण के लिए, उस पर्यावरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, और ऐसी प्रजातियों को हम एक नाम देते हैं और इन्हें हम कहते हैं, 14 का आंसर क्या होगा दोस्तों? ए, की स्टोन। की मतलब चाबी, है ना। तो की स्टोन जो होगी, तो की स्टोन प्रजाति क्या होगी? वहाँ की सबसे महत्वपूर्ण प्रजाति कहलाएगी, जो जिसके ऊपर वहाँ की सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी निर्भर हों। तो ऐसी क्रांतिकारी समुदाय पर जिसका प्रभाव होता है उसे कहते हैं हम की स्टोन प्रजाति। 14वें का आंसर है। 15वां देखिए, अगुलहास धारा कहाँ चलती है? आप जानते हैं कि ठंडी धाराएं होती हैं, गर्म धाराएं होती हैं, है ना। कई धाराएं आपने समुद्री धाराएं सुनी होंगी। अगुलहास धारा कहाँ चलती है? तो बहुत ही सिंपल है, एक ही धारा है मेन सबसे, और वो है हिंद महासागर में, एक ही सबसे बड़ी धारा है। तो 15वें का आंसर होगा ए, हिंद महासागर। 16वां देखिए, विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुझे उम्मीद है कि ज़्यादातर लोग गलत करेंगे। हालांकि जिन बच्चों को ऑफलाइन हमने पढ़ाया है उन्होंने वो पक्का सही करेंगे इसका आंसर, लेकिन जो नए बच्चे होंगे जो पहली बार हमसे मुखातिब हैं वो पक्का इसे गलत करेंगे। तो देखिए 16वें क्वेश्चन का आंसर, बहुत सारे बच्चे मृत सागर दे रहे होंगे, कई बच्चे 16वें का बी आंसर भी दे रहे होंगे, वानगोलू झील। लेकिन सही बात यह है कि पिछले 4-5 सालों में एक झील है जहाँ पर लवणता अधिक पाई गई है, लवण मतलब सांद्रता बहुत ज़्यादा है, वो है असल झील।
विश्व में सर्वाधिक लवणता, है ना, सैलाइन सबसे ज़्यादा कहाँ का है, असल झील का, है ना। तो असल झील पहले नंबर पे आएगी। दूसरे नंबर पे आएगी वानगोलू झील, जो कि कहाँ पड़ती है, वानगोलू झील तुर्की में बहुत फेमस है, पहले ये पहले नंबर पे थी। और जो असल झील है जो अब पहले नंबर पे हो गई है वो अफ्रीका महाद्वीप के जिबूती देश में स्थित है। तो जिबूती देश में असल झील अब पहले नंबर पे है, विश्व में सर्वाधिक लवण झील है। और फिर तीसरे नंबर पर आप जानते हैं मृत सागर है, जो कि जॉर्डन में पड़ता है। कैस्पियन सागर जानते हैं आप, विश्व की सबसे बड़ी झील है और खारी भी है, लेकिन इसका पहले दूसरे तीसरे नंबर पे इसका नाम कहीं नहीं आता, लेकिन खारी झील है ये जानते हैं, सबसे बड़ी है ना। तो आप ध्यान रखें सर्वाधिक लवणता कहाँ होगी, असल झील में, जो कि जिबूती में स्थित है। 16वें का डी आंसर। विश्व का सर्वाधिक विक्षुब्ध पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा माना जाता है, विक्षुब्ध का मतलब है डिस्टर्ब। तो जहाँ डिस्टर्ब का मतलब यही कि मानव का आवागमन बहुत है, मानव ने बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप किया है विकास कार्य करने की वजह से, वहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र को बहुत नुकसान पहुँचाया है। तो ऐसा आप देख सकते हैं कौन सा हो सकता है, मानसूनी वायोम, यानी कि कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच और ख़ास तौर से विषुवत रेखा के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर मानसूनी वन पाए जाते हैं और वहाँ पे सबसे ज़्यादा कटान किया गया है इन वनों का, और इसी वजह से सबसे ज़्यादा विक्षुब्ध पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है ना, मोस्ट डिस्टर्बेंस इकोलॉजी सिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो 17वें का क्वेश्चन आंसर 17वें क्वेश्चन का आंसर हो गया डी, मानसूनी वायुम। 18वां देखते हैं, कौन सा वायुम सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला वायुम है। तो सबसे कम जैव विविधता और जैव भार कहाँ पे होगा, तो आप जानते हैं, देखिए आप सबसे सवाल इसमें मानसूनी वायु में तो सबसे ज़्यादा होगी, है ना, जैव भार और जैव विविधता सबसे ज़्यादा होगी। सवाना घास में उससे थोड़ा कम, और फिर टैगा वनों में उससे थोड़ा कम। और जो टुंड्रा वायुम होता है, टुंड्रा वायुम पाया जाता है कहाँ पर, ध्रुवों की तरफ, जहाँ पर उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है। तो सबसे ऊपर की तरफ पाया जाता है जहाँ पर वनस्पति नाम मात्र की होती है, लोग भी नाम मात्र के रहते हैं, तो वहाँ जैव विविधता भी बहुत कम है, जैव भार भी बहुत कम है। तो इसीलिए 18वें का आंसर होगा बी, यानी कि टुंड्रा वायुम। 19वां देखिए, समुद्री राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है। समुद्री राष्ट्रीय पार्क, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि समुद्री राष्ट्रीय पार्क भारत में 2 जगह अवस्थित है। अब इसमें एक ऑप्शन आपको चुनना है, तो कच्छ की खाड़ी, सुंदरवन, चिल्का झील। तो इसमें सही आंसर होगा कच्छ की खाड़ी, यानी गुजरात का जो कच्छ है वहाँ पर समुद्री राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है, जो वहाँ कच्छ की खाड़ी है वहाँ पर। ऐसे ही समुद्री राष्ट्रीय पार्क एक और है भारत का, और वो है मन्नार की खाड़ी में स्थित, यानी कि तमिलनाडु की तरफ पड़ता है। तो आप ध्यान रखेंगे, अगर कच्छ की खाड़ी ऑप्शन में ना हो तो मन्नार की खाड़ी आंसर लगाएंगे आप, यानी कि 19 का यहाँ आंसर हो जाएगा ए। 20वां क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है कहाँ पर, बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। तो ये है, देखिए इसमें दोनों में अंतर है। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो वन अनुसंधान अगर आए लिख के तो वो तो हो जाएगा देहरादून, लेकिन वन प्रबंधन, है ना, फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ होगा, तो वो उसका आंसर होगा दोस्तों 20 का बी। जिन लोगों ने भोपाल बी लगाया वो सही आंसर है, 20 का बी, भोपाल। 21वां देखिए, भारत का सुंदरवन उदाहरण है। सुंदरवन आप जानते हैं पश्चिम बंगाल की तरफ पड़ता है, बंगाल, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तक फैले हुए हैं सुंदरवन। तो ये उदाहरण किस प्रकार के हैं, मतलब शीतोष्ण वन का उदाहरण है ये, या सदाबहार वन के उदाहरण है, या ज्वारीय वन के उदाहरण है, या रूम सागरीय वन के उदाहरण है। आप बताइए इनमें से कौन सा होगा। रूम सागरीय वन का ये है, मेडिटेरियन सी बोलते हैं। बताइए इन चारों में से ऑप्शन। तो इसका सही आंसर होगा सुंदरवन का ज्वारीय वन। आप जानते हैं बंगाली खाड़ी में ज्वार आते हैं, कलकत्ता के आसपास के क्षेत्रों में ज्वार आते हैं, तो ये ज्वारीय वन के उदाहरण कहलाते हैं सुंदरवन। सुंदरी वृक्षों के लिए भी बहुत फेमस है ना, बंगाल टाइगर के लिए भी बहुत फेमस है ना सुंदरवन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 22वां। वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है। तो देखिए वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है, 1 जून से 7 जून। आप सोचेंगे कि अरे 5 जून को तो पर्यावरण दिवस होता है, इस दिन आंसर लगा दो, लेकिन ये गलत हो जाएगा फिर आपका। तो इसका सही आंसर चलिए बता ही देते हैं। इसका सही आंसर है 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है ना। 22वें का होगा सी आंसर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है। तो किसके उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है, आप बताइए जरा। देखिए पहले ए ऑप्शन है नाइट्रोजन तथा सल्फर की ऑक्साइड, बी ऑप्शन CO2 तथा कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन तथा CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन। तो इसका जो सही आंसर है वो है 23वें का ए, यानी कि नाइट्रोजन तथा सल्फर ऑक्साइड की वजह से क्या होती है,
वर्षा होती है। कौन सी वर्षा? अम्लीय वर्षा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं 24। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक जल में आर्सेनिक की बहुलता के कारण होता है? आर्सेनिक की बहुलता के कारण कौन सा रोग होता है? तो इसमें देखिए, आप अगर मिर्ज़ापुर की तरफ जाएंगे, अगर आप सोनभद्र की तरफ जाएंगे तो वहाँ बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी खनन होता है वहाँ पर, है ना। एल्युमिनियम की एक बड़ी फैक्ट्री है। तो ऐसी इस वजह से वहाँ पर कुछ खदानों की वजह से और उद्योग जगत की वजह से वहाँ पर आर्सेनिक वहाँ के पानी में घुल मिल गया है और वहाँ पर लोगों को कैंसर हो जाता है। तो आपको 24 का जो सही आंसर है वो है त्वचा कैंसर। तो सी आंसर होगा 24 का, सी त्वचा कैंसर। आर्सेनिक की वजह से होता है ये रोग। पेंट उद्योग के श्रमिकों को सर्वाधिक खतरा किससे है? जो पेंट उद्योग मतलब पेंट करने वाले जो मजदूर होते हैं, पेंट उद्योग से संबंधित हैं, पेंट बनाने वाली जो कंपनियां हैं, उनके श्रमिकों को सबसे ज़्यादा खतरा कौन से प्रकार के प्रदूषण से है? तो आप जानेंगे, आप देखेंगे ये है शीशा प्रदूषण, यानी कि शीशे से शीशा सबसे ज़्यादा हानिकारक है इस पेंट उद्योग के श्रमिकों के लिए। 26 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। देखिए, धान का खेत, कोयले की खदान, आर्द्र भूमि, पालतू पशु, है ना, इन सब का क्या पूछा है? इन सब का पूछा है कि मीथेन गैस के स्रोत कौन से हैं? इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस जो मीथेन गैस है उसके स्रोत क्या है? तो आप जानते हैं, देखिए धान के खेतों से मीथेन निकलती है, बिल्कुल सही बात है। कोयले की खदान से भी निकलती है। पालतू पशु जब जुगाली करते हैं, आपने जुगाली करते हुए देखा होगा पालतू पशुओं को, तो वो गांव में कहते हैं कई जगह गलियार हैं, तो गलियाना जो होता है, जुगाली करना जो होता है, तो उसे पालतू पशु करते हैं। आर्द्र भूमियाँ होती हैं, उनसे भी मीथेन निकलती है। तो इसका जो आंसर होगा वो 1 2 3 4 यानी कि सभी है इसका आंसर। तो 26 का आंसर होगा डी। तो इसका मतलब इन चारों से मीथेन गैस निकलती है। मीथेन गैस के चारों ही स्रोत हैं। 27वां क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिगरेट के धूम्रपान से व्यक्ति बेंजीन के प्रभाव में आ जाता है ना, ये सही बात है। बेंजीन एक ज्ञात कैंसर कारक है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है, ये बताना है आपको। तो मुझे लगता है इसका बिल्कुल सही आंसर जो होगा, बताइए 27वें का सही आंसर क्या है? पहला भी सही है और दरअसल दूसरा भी सही है। तो दोनों ही आंसर बिल्कुल मतलब दोनों ही कथन सही है। इसका मतलब 27 का आंसर क्या होगा? सी, 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित में तो कौन सी हरित गैस नहीं है? आप जानते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करने वाली कई सारी गैसें हैं, आपने ज़रूर पढ़ी होंगी। कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है ना, नाइट्रस ऑक्साइड है। बस कौन सी नहीं है? नाइट्रोजन नहीं है। तो आप ध्यान रखिए 28 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? नाइट्रोजन। तो 28 का डी आंसर है। कौन सी हरित गैस नहीं है? नाइट्रोजन नहीं है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ है? तो बताइए दोस्तों, आसान सा क्वेश्चन है। कटक में, जमशेदपुर में, नागपुर में, रांची में। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है नागपुर में। यह आया हुआ क्वेश्चन भी है और महत्वपूर्ण भी है। नागपुर में स्थित है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है, ये तो आपको रटा हुआ होगा इस तरह का क्वेश्चन। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है देहरादून। देहरादून में दरअसल बहुत सारे वनों से रिलेटेड संस्थान स्थित हैं, तो इसलिए आप याद कर लीजिए देहरादून के बारे में। जैसे भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान भी देहरादून में ही है ना, फेमस है। इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज भी देहरादून में है। भारतीय वन्यजीव अनुसंधान संस्थान भी देहरादून में है। भारतीय वन्यजीव संस्थान जो अभी मैंने बताया वो देहरादून में हो गया। तो ऐसे कई सारे जगह हैं। इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज देहरादून में है ना। तो कई सारी संस्थान है जो देहरादून में स्थित है, इसलिए देहरादून महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून। किस देश से डोडो पक्षी विलुप्त हो गया है? तो डोडो पक्षी जो विलुप्त हुआ है, बताइए कौन सा देश है? ब्राज़ील, भारत, पेरू या मॉरिशस? चारों में से कौन सा देश है? तो वो देश है, चलिए मैं बता देता हूँ, 31 का आंसर है। बिल्कुल सही बताया आपने, डी, यानी कि मॉरिशस। तो 31 का आंसर है डी, डोडो पक्षी विलुप्त हो गया मॉरिशस से। भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत आता है? तो भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत आता है? आप देखिए, कोई छोटा सा ही राज्य होगा ये तो पक्की बात है, बड़ा राज्य तो नहीं होगा। अब जैसे मध्य प्रदेश है तो राष्ट्रीय उद्यान तो बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य भी है ना। मध्य प्रदेश, अंडमान निकोबार दोनों ही सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है इन दोनों में। लेकिन प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो वो है कौन सा?
32 का सिक्किम यानी कि बी। तो उसके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत किस में आता है? राष्ट्रीय उद्यानों में आता है, यानी कि जो उसका पूरा क्षेत्रफल है उसका ज़्यादातर भाग पर क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है। 33 देखिए, किस वृक्ष को कल्प वृक्ष की संज्ञा दी जाती है? किस वृक्ष को कल्प वृक्ष की संज्ञा दी जाती है? कौन सा वृक्ष है ऐसा? तो हम कहेंगे कि वो वृक्ष बताइए कौन सा? नारियल, बरगद, पीपल, नीम, चारों में से कौन सा वृक्ष है? तो 33 का आंसर होगा ए, यानी कि नारियल को कल्प वृक्ष की संज्ञा दी जाती है। 34 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। ब्लू मॉर्मॉन को किस राज्य ने राजकीय तितली घोषित किया है? ब्लू मॉर्मन एक तितली का एक प्रकार है ना, तितली की एक प्रजाति है। इसे एक राज्य ने राजकीय तितली घोषित किया है, और वो राज्य कौन सा है? 34 का आंसर होगा ए। 35 देखिए, विश्व का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व हुकांग घाटी टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऑफलाइन क्लास वाले को भी शायद ना पता हो। बताइए जल्दी, विश्व का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व हुकांग घाटी टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है ना? सबसे बड़ा है ये पूरे वर्ल्ड में। तो इसमें देखिए ऑप्शन है म्यांमार, चीन, रूस, भारत। 35 का आंसर क्या होगा? ए, यानी कि म्यांमार सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, और इसका नाम है हुकांग घाटी टाइगर रिजर्व। अच्छा, आप बता सकते हैं कि भारत में कौन सा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है? तो भारत में बताइए सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, होमवर्क समझ लीजिए इसे। सबसे बड़े टाइगर रिजर्व का नाम बताइए भारत के, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए हमें। आप लगे हमें भी कि आपने भारत के बारे में भी पता है और भारत के टाइगर रिजर्व के बारे में पता है ना। और मैं आपको एक हिंट देता हूँ कि सबसे बड़ा जो भारत का टाइगर रिजर्व है वो आपको साउथ इंडिया में ही मिलेगा। तो आप बता ही सकते हैं, जल्दी से बता दीजिए नाम लिख के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? तो 48, 49, 50 या 52? तो वर्तमान में भारत में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या है सी, यानी कि 50 टाइगर रिजर्व है वर्तमान में भारत में। 37 देखिए, सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? क्योंकि ये राज्य अभी हाल फिलहाल में काफ़ी चर्चा में रहा था, इसलिए भी आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री ने इस केंद्र शासित प्रदेश में एक बड़ी घोषणा की थी, इसलिए भी आपको याद रखना। तो इसका सही आंसर होगा 37 का अंडमान निकोबार। सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार, डी, बिल्कुल सही बताया आपने। 38 नंबर का क्वेश्चन देखिए, हाल ही में ब्लू वे मरीन पार्क तेल रिसाव के कारण चर्चा में रहा था, ये किस देश में स्थित है? अभी मैंने आपको एक करंट अफेयर्स का वीडियो बना के दिया था, उसमें भी मैंने आपको बताया था ब्लू वे मरीन पार्क वहाँ स्थित है जहाँ पर तेल रिसाव हो गया था, हिंद महासागर में तेल रिसाव हुआ था अभी। और अभी मुश्किल से 7-8 दिन के अंदर की घटना है, काफ़ी चर्चा में रही थी, और पिछली तेल रिसाव की घटनाओं में से एक बड़ी घटना है ये, इसलिए आपको याद रखना जरूरी था। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है मॉरिशस, फिर है चीन, मालदीव। डी ऑप्शन दोस्तों इस पर नहीं लिखा है, लेकिन डी ऑप्शन आप ध्यान रखेंगे, डी ऑप्शन लिख लीजिए, आप चाहें तो डी ऑप्शन में लिख लीजिए रूस या रशिया। तो इन चार में से एक ऑप्शन देना है आपको। ब्लू बे मरीन पार्क ये स्थित है दरअसल दोस्तों मॉरिशस में, यानी कि मॉरिशस के दक्षिण में ब्लू बे मरीन पार्क है, और इसी के दक्षिण में, इसी पार्क के दक्षिण में तेल रिसाव की घटना हुई थी हिंद महासागर में, और काफ़ी बड़ी संख्या में मात्रा में वहाँ के जलीय जीवों को खतरा उत्पन्न हो गया था अपने जीवन के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 39। हाल ही में किस देश में अमोनियम नाइट्रेट के भंडार में आग लगने के कारण सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई? लगभग 200 लोग मर गए थे दोस्तों। आपको याद होगा कि जो हमने करंट अफेयर्स का एक वीडियो आपको बनाया था, उसमें भी इस घटना के बारे में आपको बताया था। अमोनियम नाइट्रेट के भंडार में एक भीषण आग लगी थी, बहुत बड़ा धमाका हुआ था, दूर दूर तक लोगों ने इसे देखा था, सुना था। तो बिल्कुल सही, आप सही बता रहे हैं बिल्कुल। 39 का आंसर है डी, यानी कि लेबनान। लेबनान की जो राजधानी है बेरूत, वहाँ पर एक बड़ा धमाका हुआ था और लगभग 200 से ज़्यादा लोग मारे गए, 6000 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। 40वां क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री के द्वारा निम्न में से किस प्रोजेक्ट की घोषणा की गई? केस की जगह किस याद रखना है, ये किस लिखा हुआ है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा निम्न में से किस प्रोजेक्ट की घोषणा की गई? तो वो कौन सा प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट लॉयन, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट डॉल्फिन। चलिए बताइए जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन तो आपको बताना ही चाहिए, है ना। अंत भला तो सब भला, इसलिए 40वां क्वेश्चन कौन बता रहा है? कोई नहीं बता रहा। चलिए बिल्कुल सही बताया, 40 का आंसर है बी, प्रोजेक्ट लॉयन। प्रोजेक्ट लॉयन शुरू किया है, प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की है, और प्रोजेक्ट लॉयन शुरू किया गया है जो गुजरात में जो एशियाई शेर हैं, है ना, जिन्हें हम बब्बर शेर भी कहते हैं। एशियाई शेर पूरे वर्ल्ड में सिर्फ
भारत में ही पाए जाते हैं, इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और पिछली बार एक खबर भी आई थी पिछले साल कि कई शेर जो है वो एशियाई शेर मर गए थे, है ना, किसी बीमारी के चलते। उनमें कोई बीमारी हो गई थी, एक वायरस फैल गया था, इसलिए भी ये चर्चा में था। तो इसीलिए प्रधानमंत्री के द्वारा प्रोजेक्ट लॉयन की घोषणा की गई है। दरअसल ये प्रोजेक्ट टाइगर से बिल्कुल अलग है। प्रोजेक्ट टाइगर पूरे देश में संचालित है। प्रोजेक्ट लॉयन जो है स्पेशली गुजरात में शुरू होगा और उसके बाद पूरे भारत में ये चलेगा प्रोजेक्ट लॉयन। तो आप याद रखेंगे एशियाई शेरों से संबंधित है। तो दोस्तों ये थे हमारे 40 प्रश्न। आपको ये 40 प्रश्न याद करने हैं, है ना। एक दो बार आप वीडियो देख लेंगे तो आपको ये 40 प्रश्न रट जाएंगे और इन क्वेश्चन से ज़रूर रिपीट होते हैं, इसलिए आप पक्का मानिए कि 2-4 क्वेश्चन तो आपको रिपीट हुए मिलेंगे ज़रूर। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पर संभावना है, प्रिडिक्शन है कि भाई ये आ सकते हैं। तो इसलिए इन सारे क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखिए, इनके आंसर देखिए। कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों से। आपने बहुत सहयोग किया है, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। एक सिंगल सब्जेक्ट के आधार पर अगर इस तरीके से सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और आप लोगों का इतना सहयोग मिल रहा है तो मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात है, सम्मान की बात है। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।